रेलवे विकास निगम लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर रेलवे कंपनी से आप सभी जानते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत दिनों से पहले एक वीडियो बना के दिया था और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो लेके आइए। तो चलो आज मैं आरबीएनएल के ऊपर चर्चा करूंगा पूरा डिटेल्स में। साथ ही साथ एक टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स मुझे मिला है जिसके बेसिस में मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है। क्या सही में उस ग्रोथ में मैं पार्टिसिपेट करूंगा? सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ इस चैनल के ऊपर जितने सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया जाता है उसके ऊपर आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप नया विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आरबीएनएल आप सभी जानते हैं रेलवे विकास निगम निगम लिमिटेड एक जबरदस्त कंपनी है। मैं जबरदस्त इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी के कुछ पॉइंट्स को देख लीजिए। कंपनी आज तक करीबन 600 मतलब 26 टोटल न्यू लाइंस बना चुके हैं। 19 से भी ज़्यादा वर्कशॉप है इसका। साथ ही साथ 2125 के आसपास इसका जो ट्रेन का जो ट्रैक होते हैं वो बना चुके हैं। मतलब 2125 किलोमीटर्स के। और 5843 डबल लाइन का जो किलोमीटर्स है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके ऊपर 7000 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो सोचिए कंपनी कितने बड़े रिकॉर्ड लेकर चल रहा है। तो ये तो पास्ट इंफॉर्मेशन है, मतलब ये तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपकमिंग टाइम्स में कंपनी का कितना ग्रोथ होने वाला है, चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, कंपनी के ऊपर मैंने गूगल में सर्च किया कि अपकमिंग प्रोजेक्ट कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो उनमें से यहाँ पे दो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, एनएमआरपी जो फेज 2 है, रेलवे विकास निगम मतलब रेलवे विकास निगम लिमिटेड इज बिल्डिंग 10 मतलब जो एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है। देखिए अभी हर जगह पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है। मुंबई में भी अंडर मतलब ग्राउंड में मेट्रो स्टेशन बन चुके हैं। तो हर स्टेट में हर जगह पे अभी मेट्रो स्टेशन बन रहा है क्योंकि मेट्रो एक ऐसा मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म का बहुत तेजी से ग्रोथ होना चाहिए। क्योंकि मेट्रो मेट्रो में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मेट्रो को बहुत ज़्यादा बिल्ड किया जा रहा है। हर जगह पे हर स्टेट में मेट्रो को बिल्ड किया जा रहा है। तो मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं आरबीएनएल। तो इसका फायदा सीधा सीधा होगा। दूसरी बात ये भी आप देख सकते हैं कि इस कंपनी को मतलब आरबीएनएल को वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसके ऊपर जो स्लीपर वर्जन है उसके ऊपर 120 ट्रेनों का टोटल स्लीपर जो कोच है उसको ऑर्डर्स मिला है। 120 वंदे भारत ट्रेन का टोटल ऑर्डर कंपनी को मिला है। तो सोचिए कितना लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए कंपनी काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो बेसिकली इस मतलब वंदे भारत के जो ट्रेन बनाने के लिए जो बजट है उसके लिए आप एक डेटा देखेंगे कि रेलवे स्टॉक इन फोकस बिकॉज फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी उन्होंने क्या किया, रिव्यूज कैपेक्स प्लान कर चुके हैं। तो कितना कैपेक्स प्लान किया है देखिए, आप देख सकते हैं। तो 40,000 मतलब नॉर्मल जो रेल बॉगीज है तो वंदे भारत मतलब जो स्टैंडर्ड लेवल का वंदे भारत है, जो स्लीपर कोच वंदे भारत है उसको बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैपेक्स अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 2024 और 2025 के जो बजट आने वाला है वहाँ पे वंदे भारत को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी होगा। उसका सीधा सीधा फायदा आरबीएनएल को होने वाला है। तो लोगों के मन में एक डाउट है कि सर बहुत दिनों से कंपनी गिरते चले जा रहे हैं, ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का सबसे पहली बात वैल्यूएशन। आप चीज़ों को समझिए, कंपनी के वैल्यूएशन देखिए 73 हो चुके हैं। खुद की पी रेशियो 73 है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 25 है। मतलब पूरा इंडस्ट्रीज से अगर कंपेयर करूँ तो कंपनी का पी रेशियो करीबन 3 गुना ज़्यादा है। और इसी 3 गुना ज़्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। दूसरी बात, कंपनी के पास कर्जा भी है। इस कर्जे के हिसाब से बात करूँ तो क्या सचमुच कंपनी में जो कर्जा कंपनी लेके रखा है, कि अगर कल उसको सारे कर्जा मिटाने के लिए बोला गया, क्या वो मिटा सकते हैं? इतना ही दम है? चलो वो भी देख लेते हैं। अगर उसको देखूँ तो करंटली जो कर्जा है मेरे हिसाब से कम है। पहले जो कर्जा था 9,000 करोड़, उसके बाद छोटा मोटा कर्जा हो चुके थे, फिर से कंपनी कर्जा बढ़ा चुके थे, 6,000 करोड़ तक चला गया था। आज 5,400 करोड़ के आसपास है। अभी जो 5,400 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है उनमें से देखिए कंपनी के पास 5,800 करोड़ का रिजर्व है।
मतलब इस रिजर्व से इजीली वो कर्जों को मिटा सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट भी है अच्छा खासा। तीसरी बात, कंपनी के हाथ में अच्छा खासा कैश भी है। ओवरऑल 4,300 करोड़ का कैश है। मतलब इस कैश से इजीली वो खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं, बिजनेस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँ कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। करंटली कंपनी का सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला है। देखिए, पिछली बार का जो क्वार्टर्स का रिजल्ट था, उस रिजल्ट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी इस बार खुद को इम्प्रूव किया। अगर साल भर की डेटा देखूँ तो साल भर में कंपनी का अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद, इंटरेस्ट मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया, जो पिछले क्वार्टर्स की तुलना से ज़्यादा हुआ। 218 से सीधा सीधा 303 करोड़। मगर पिछले सालों की तुलना से कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला। तो कंपनी देखिए एक ही रेंज के हिसाब से, मतलब 200 से लेकर 350 इसी रेंज के अंदर कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है, मतलब कंपनी में एक स्टेबिलिटी तो है। हाँ, हर साल ग्रोथ होना चाहिए था, उस तरीके से ग्रोथ तो हुआ नहीं। फिर भी कंपनी के देखिए सालाना जो डेटा है प्रॉफिट एंड सेल्स का बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ करंटली जो ईयर चल रहा है, अभी जो टीटी है मतलब टिल टू मंथ जो चल रहा है, वहां पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला सेल्स एंड प्रॉफिट में। तो बाकी कंपनी के बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, मतलब जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिलते हैं उसके ऊपर ही कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं 99.97%। मतलब कंपनी यहाँ पे सीधा सीधा पूरा बिजनेस ऑफ डिपेंडेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइज, मतलब कंपनी को काम मिलता है, उस काम को वो कंप्लीट करके पैसा लेते हैं। देखिए दो तरीके से कंपनी देखने को मिलता है, एक खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट को और दूसरों को सेल करके पैसा कमाते हैं, और दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर उसको सर्विसेज देकर काम करते हैं। जैसे आईटी सेक्टर, उसको दूसरे को प्रोजेक्ट लेकर उसको सर्विसेज देते हैं। तो आरबीएनएल आरबीएनएल भी उसी तरीके से कुछ काम करते हैं। अभी देखिए बेसिकली कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो एमओआर प्रोजेक्ट के ऊपर है, मतलब जितने सारे रेलवे जोन है उसके ऊपर कंपनी ज़्यादा काम करते हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो 9% का काम होते हैं। बाकी अदर्स कुछ एसपीवी और की कुछ अदर्स डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो चलो कंपनी के तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन के ऊपर चले जाते हैं, वो है इन्वेस्टर। क्या सचमुच कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर माल बेचकर भाग रहा है? देखिए आपको जो गलत जो इन्फॉर्मेशन इतने दिन से शायद मिल रहा था, जो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्रैश आ सकते भी है, ऐसे नहीं कि क्रैश आएगा नहीं। एक चीज को नोटिस करना, मैं इतने सालों से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ, मुझे जो डेटा देखने को मिला, मैं हमेशा देखता हूँ कि एफआईएस और डीएस क्या कर रहा है। देखिए इंस्टीट्यूशन के हिसाब से बात करूँ तो डीएस ने तो माल नहीं बेचा, जितना माल था उतना ही कंटिन्यू कर रहा है। छोटा मोटा 0.33% समथिंग माल बेचा है, वो ना के बराबर है। मगर हुआ कुछ उल्टा, एफआईएस ने दबाकर माल उठा लिया। एफआईएस के पास तो एक साल मतलब 2 साल पहले 1% भी होल्डिंग नहीं था, आज सीधा सीधा 5% के ऊपर होल्डिंग्स है। और पिछले क्वार्टर के तुलना से देखा है तो कंपनी 2% होल्डिंग को बढ़ा चुकी है। तो किसी भी कंपनी के ऊपर अगर बड़े इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर 2% होल्डिंग बढ़ा रहा है, वो तो इतना बेवकूफ़ तो नहीं है हम लोगों जैसे। उसका फायदा कौन उठा रहा है? एफआईएस उठा रहा है। और फायदा कौन दे रहा है? पब्लिक दे रहा है। तो सीधी सीधी मैं कहूँ कि कंपनी जो स्ट्रेंथ है वो क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी चलो मेरा व्यू क्या है टेक्निकली वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं 1 मंथ के हिसाब से देखूँ तो कंपनी देखिए रॉकेट की तरह भागा था। यहाँ पे कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड किया, उसके बाद रॉकेट की तरह भागा, उसके बाद बिग करेक्शन हुआ। अगर इसी रिपीटेशन को मैं देखूँ, ध्यान से देखना, कंपनी इसके ऊपर पहले क्या हुआ था, पहले भी देखिए कंपनी इस तरीके से जर्नी किया, एक बार कंपनी होल्ड किया, नीचे आया, उसके बाद फिर से जर्नी किया, फिर से नीचे आया, फिर से जर्नी किया, फिर से नीचे आ रहा है, मतलब फिर से एक बार जर्नी होने के लिए वो तैयार कर रहा है, तो तैयारी हो रहा है। तो देखिए कंपनी जब करेक्शन हुआ तो कितना हुआ था, अगर मैं इस टॉप लेवल से प्रीवियस करेक्शन को देखूँ तो ऑलमोस्ट 40%। तो करंटली जो लेवल में करेक्शन हुआ वो कितना हुआ है, वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो अभी तक सिर्फ 36% से करेक्शन हुआ है। तो आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। प्रीवियस हिस्ट्री को चेक किया जाए तो कंपनी अभी तक उतना करेक्शन हुआ नहीं, तो इसका मतलब फिर से यहाँ पे कोई भी अगर पॉजिटिव ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ तो यहाँ से फिर से वो ऊपर जा सकते हैं। देखिए ऊपर जा सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो जाएगा ही करके, हाँ इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए आपको पेशेंस होना पड़ेगा। तो मेरा व्यू क्या है, मैं किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट्स का यूज करके काम कर रहा हूँ वो एक बार देख लेते हैं। देखिए मैं जिस स्ट्रेटजीज को यूज करता हूँ वो स्ट्रेटजीज को ध्यान से देखना। स्ट्रेटजीज क्या बोल रहे हैं,
कि कोई भी कैंडल अगर ग्रीन बने, कोई भी 1-2 कैंडल, उससे भी ज़्यादा कैंडल अगर कंटिन्यूअसली ग्रीन बने, तो उस लेवल को मैं मार्किंग कर लेता हूँ। तो मैंने इस लेवल को जब मार्किंग किया, काउंट लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक मार्किंग किया, तो क्या बन रहा है? करीबन-करीबन 36%। तो जब भी कोई इस तरीके से 1-2 कैंडल मिलता है, उसको मैं मार्किंग करके देखता हूँ। अगर वो परसेंटेज 20% के ऊपर हो, तो मुझे एक ट्रेड मिलता है। किस तरीके से? इस पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ 2 कैंडल को, तो मैंने देखा कि 20% के ऊपर है। तो मुझे करना क्या है? मुझे करना क्या है? जब भी चार्ट नीचे आए, इस लोअर लेवल को जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ था, बाइंग कैंडल, उस लेवल को जब टच करेगा तब मेरे एंट्री बनेगा। तो फाइनली देखिए, एक्चुअली फाइनली यहाँ पे मुझे एंट्री पॉइंट्स मिला। फाइनली यहाँ पे मुझे एंट्री पॉइंट्स मिला और यहाँ से अगर फिर से बाउंस बैक करके ऊपर गए, इस लेवल तक गए, तो मेरा एग्जिट, मतलब यहाँ पे मेरा टारगेट एग्जिट होगा। तो इस तरीके से स्ट्रेटजीज के ऊपर मैं बहुत बार काम कर चुका हूँ। तो चलो इसको मैं एक बार बैक टेस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ क्या स्ट्रेटजीज में सचमुच क्या दाम है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको सारी चीज़ों को डिटेल्स में सिखाने के लिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। तो चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या सचमुच यहाँ पे भी कोई ट्रेड बना था। अगर मैं इस पॉइंट को भी देखूँ, एक बार मार्किंग कर लूँ टॉप लेवल से डाउन लेवल तक, देखिए यहाँ पे भी कितना बना था, 30%। तो कहाँ पे एंट्री बने? फाइनली एंट्री बना था कुछ इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ही तो टच किया लोअर लेवल को। तो फाइनली टारगेट कब बना, चलो एक बार देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे टारगेट किस तरीके से बने, तो एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे है। यहाँ से मैं अगर टारगेट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 99 डेज में 30% का गेन, 30% का गेन, वो भी 99 डेज में। मैं थोड़ा सा इस फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगा। चलो अभी देख रहे हैं 30% का गेन मिला, और वो भी 99 डेज में। मतलब सिर्फ 3 मंथ के अंदर अंदर 30% का गेन मिला। क्या इस तरीके से पहले भी कुछ बना था? चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। लास्ट एक बार बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप मुझे बैक टेस्टिंग करके मुझे कमेंट्स करके बताइएगा इस स्ट्रेटेजीज में कितना दाम है। देखिए यहाँ पे भी कितना बना था, 28%। मतलब फिर से यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बने। तो यहाँ पे क्या बना आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स बने। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे 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 करके फाइनली टारगेट को अचीव किया। कितने दिनों में टारगेट मिला? एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट तक देखूं, तो ऑलमोस्ट 77 डेज 28% का गेन। मतलब कंपनी जबरदस्त रिटर्न इस तरीके से स्ट्रेटजीज में देते हैं। तो क्या इस बार भी देने वाला है? देखिए, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ स्ट्रेटजीज के ऊपर, मुझे तो भरोसा है। आप प्लीज इस भरोसा को आपके हिसाब से काम करिएगा। आप ब्लाइंडली इस तरीके से काम मत करिए। आप बैक टेस्टिंग करके बहुत सारे कंपनीज के ऊपर चेक करिए इस स्ट्रेटजीज में कितना दम है। उसके बाद आपको लगे कि हाँ मैं खुद के रिस्क ले सकता हूँ, तो आपके हिसाब से काम करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। ये मेरा रिस्क है, मैं खुद का रिस्क मेजर करके चलता हूँ। आप आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।